है हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सर और मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जीके जीएस में पूछे गए क्वेश्चंस का सीरीज़। यह सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में आपको वो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे सीबीटी 1 में। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं वो मैं इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। मतलब क्वेश्चन के लेयर्स को अनफोल्ड करके उसका ऑपरेशन किया जाएगा और उसके अराउंड बनने वाले सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की जाएगी। इस सीरीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स में और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, और जो भी एग्ज़ाम जिसका पार्ट जीके जीएस उसका पार्ट होता है उसको टैकल करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी 30 क्वेश्चन के सीरीज़ से मैंने शुरू किया है, जिसमें आपके लिए मैंने 100 से भी ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन जो आपसे बन जाए इस तरह का कंपाइलेशन करने की कोशिश की है। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर जानने से पहले देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का सदस्य है। तो सबसे पहले असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सारे स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 सिस्टर्स में काउंट होते हैं। तो ये देखेंगे कौन कौन सा है। तो त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और सिक्किम नहीं है, क्योंकि सिक्किम जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास ही पड़ता है, लेकिन वो नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। आप अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे सामने सिक्किम, जो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। मूव करता है क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब इस क्वेश्चन का तो एक अगर सिंपली आप आंसर जानना चाहें तो इसका आंसर होगा जोजिला, लेकिन इसके अलावा क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से पासेस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया के मैप में, तो भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था बहुत ईजिली। जैसे बारालाचाला ये लद्दाख में स्थित है और ये मनाली को, हिमाचल प्रदेश में मनाली जो है उसको लेह से जोड़ने का काम करता है, तो ये नहीं हो सकता था ऑप्शन। उसके अलावा नाथुला और जेलेपला दोनों ही सिक्किम में है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का ये काम कर ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। उसके बारालाचाला भी कट जाता है, तो बचता है जोजिला पास जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके आगे जब मूव करते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि जवाहर टनल किस पास से होके गुजरता है। तो जवाहर टनल जो है वो बनिहाल पास से गुजरता है, और ये बनिहाल पास अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में ये स्थित है तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। एक और पास जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था वो है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया, यानी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित ऐसा सड़क जहाँ पे मोटर वाहन जा सकते हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है। और अगर आपसे पूछा जाए उमलिंगला पास कहाँ स्थित है तो ये लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको कॉपी में लिख के और याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो लक्स से हम लोग इल्यूमिनेंस को नापते हैं, इल्यूमिनेंस को नापा जाता है। उसके बाद अगर टेस्ला की बात की जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को नापता है। जूल की बात की जाए तो ये एनर्जी को नापता है। सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि उबंटू क्या है। उबंटू एक वेब ब्राउज़र है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मालवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके नाम आपको देखने को मिल सकते हैं वो है डॉस, मैक जो कि एप्पल के लैपटॉप्स में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद विंडोज़ जो कि जनरली कॉमन है, आपको कंप्यूटर्स में देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो वो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर में इंस्टॉल करने के बाद वो हार्डवेयर परफॉर्म कर सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और इसी में अगर पूछा जाए कि HTTPS में S का क्या मतलब होता है, तो S का मतलब होता है सिक्योर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी इनमें से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है। तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। उसके बाद टीबी जो होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कोलेरा जो होता है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वेब्रियो कोलेरी की वजह से ये कोलेरा होता है, जिसको हिंदी में हैजा भी कहा जाता है। तो एक चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, उसके अलावा एड्स हो गया। तो ये सारे जो है आपको वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स का फुल फॉर्म आपको कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसमें क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बॉडी की वो कम हो जाती है एड्स में। आगे की तरफ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी ये 9वें गुरु थे, और इनको मरवा दिया गया था मुग़ल शासक औरंगज़ेब के द्वारा। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, और सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर की स्थापना, अमृतसर जो है वो गुरु रामदास जी ने की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हरमंदिर साहिब जो है वो गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, तो हरमंदिर साहिब की स्थापना जो है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने की थी। गुरु अर्जन देव, इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो स्टील से ध्वनि जा सकती है, एयर से जा सकती है, या मिल्क से जा सकती है। तो ध्वनि नहीं जा सकती है वैक्यूम से। अभी ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए देखिए, साउंड जो होता है एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है। वहीं ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं जैसे लाइट, उसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखते हो कि सन से जो है लाइट हमारे अर्थ तक आ जाता है, तो इसमें किसी तरह की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। स्पेस में ट्रैवल करके भी लाइट आ सकता है। लेकिन अगर मून से कोई साउंड को धरती पर आना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्पेस में जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और ये साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इसके अलावा एक चीज़ साउंड के बारे में और पता होना चाहिए कि साउंड जो होता है एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं कि मान लीजिए अगर वेव के प्रोपगेशन का दिशा ये है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वेव के प्रोपगेशन के दिशा में वाइब्रेट कर रहा हूँ, यानी ऐसे ऐसे प्रोपगेशन के दिशा में अगर वाइब्रेशन हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। वहीं अगर ट्रांसवर्स वेव की बात की जाए तो इसके जो पार्टिकल होते हैं परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं वेव के प्रोपगेशन के दिशा में, और ऐसा आपको लाइट के केस में देखने को मिलेगा, जो कि ट्रांसवर्स वेव होता है। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। हाल ही में इस पर बहुत सारे विवाद रहे थे, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी हुआ। सबरीमाला मंदिर केरल के पथानमथिट्टा में स्थित है, और यहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेरी कल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरी कल्चर शब्द जो है आपको सिल्क फार्मिंग से संबंधित है। वहीं फिश फार्मिंग की बात की जाए तो इसे पिशी कल्चर कहा जाता है, और बी कीपिंग की बात की जाए तो इसे एपी कल्चर कहा जाता है। ध्यान रहे कि पिशी कल्चर और एपी कल्चर और ये सेरी कल्चर, इस टाइप के शब्द जो हैं आपको जीके का तो पार्ट बनते ही हैं, साथ के साथ रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन बना दिया जाता है, एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। और इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ दिया जाता है। जैसे विटी कल्चर होता है, तो विटी कल्चर का मतलब होता है अंगूरों की खेती। इन शब्दों को आप पूरा चार्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया के हुमायूं का। तो कौन कौन सा दिल्ली में स्थित है?
अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है ये आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण पूछा जाए तो भी अकबर ने ही करवाया था, और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। अकबर ने अपने गुजरात के अभियान के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बाकी का ऑप्शंस को देखते हैं तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इंडिया गेट जो है वर्ल्ड वार 1 में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। अगर इस पूछा जाए इंडिया गेट को डिज़ाइन किसने किया था तो इसको एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। आगे मूव करते हैं तो हुमायूं का मकबरा जो है ये अकबर की माँ और हुमायूं की बीबी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। अगर ऑप्शन में हमीदा बानो बेगम ना मिले तो अकबर उसमें आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन में कभी ये देखने को मिलता है, कभी ये। अगर दोनों हो तो सबसे पहले हमीदा बानो बेगम को टिक करेंगे। आगे लिखी हुई ये बातें, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो वो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसको। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर तो आजकल देखने को नहीं मिलता, जनरली आपको लैपटॉप ही देखने को मिलते हैं हम, ठीक है। लेकिन जब वो पहले वाले कंप्यूटर्स होते थे तो वहाँ पे सीपीयू जो होता था उसका ब्रेन। आप अभी भी एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो आपके सिस्टम के नीचे में जो बॉक्स रखा रहता है वो सीपीयू होता है, वहीं पे सारे डेटा प्रोसेस होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगर रोम की बात की जाए तो इसको कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी। मॉनिटर जो है वो आपको डिस्प्ले होता है जिस पे आपको दिखता है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। और हार्ड डिस्क जो होता है वो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है। कुछ कॉमन टर्म्स है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में? तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। कुछ चीज़ें दांडी मार्च से, तो दांडी मार्च जो है आपको ये 1930 में हुआ था। 240 मील की यात्रा थी जो गांधी जी ने किया था अपने 78 अनुयायी यानी 78 फॉलोअर्स के साथ, ठीक है। 24 दिनों की ये यात्रा थी और इसमें से हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, कितनी दूरी की यात्रा थी, कितने फॉलोअर्स गांधी जी के साथ गए थे और कितने दिनों तक ये यात्रा चला था। दांडी मार्च को हम लोग नमक मार्च भी कहते हैं क्योंकि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए ये मार्च किया था, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सॉल्ट टैक्स इम्पोज किया जाता था भारतीय लोगों को पे, यानी आपको नमक बनाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए गांधी जी का ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी दांडी मार्च के बाद, तो उसको यानी इस आंदोलन को लीड किसने किया था? तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को अब्बास तैयब जी ने लीड किया था। किसने? अब्बास तैयब जी ने। अगर क्वेश्चन यह है कि अब्बास तैयब जी की जब गिरफ्तारी हो गई तो इस मार्च को किसने लीड किया था? तो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। देखिए आपको लग रहे होंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कैसे इतने सारे फैक्ट्स हमें याद रहने वाले। तो क्या होता है कि ना आपको हर फैक्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। रिवीजन आप जब 1 से 2 बार करेंगे तो तीसरी बार में चीज़ें आपको खुद ब खुद याद होने लगेंगी और आपको कोई आंसर तो वहाँ लिखना नहीं होता, आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना होता है। अब जैसे आपने एक बार देख लिया कि नवसारी ज़िले से दांडी मार्च हुआ था, तो आप ये लाइफ में आपके सामने कभी भी आएगा तो आप ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं, देख लेंगे आप। इसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया था और ये गरम दल के नेता थे कांग्रेस में। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, पता होगा आपको, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आए, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी के गुरु थे ही। अगर पूछा जाए कि गांधी जी को अपना पॉलिटिकल गुरु कौन मानते थे तो आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन शुरू करने वाले विनोबा भावे जो हैं वो गांधी जी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। आज के टाइम पे ये पोचमपल्ली जो आपको तेलंगाना में देखने को
मिलेगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? ये तो लाई चेन की कहानी है, सुनी होगी आप लोगों ने। अगर नहीं सुनी हो तो मैं बता देना चाहूँगा इस कहानी को। देखिए, लाई चेन जो होता है, सबसे पहले लाई चेन क्या होता है? तो लाई चेन काई होता है। और ये लाई चेन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फंगी से मिलकर बना होता है और अलगी से बना होता है। तो फंगी जो है, एक प्राचीन समय की बात है कि फंगी जो एक टाइम पे एक लड़का हुआ करता था और अलगी एक लड़की हुई करती थी। तो ये फंगी जो है देखने में बहुत ही बेकार और कामचोर भी, यानी इससे खाना बनाना पॉसिबल नहीं था। कुछ कुछ ये मेरी तरह था। तो और अलगी खाना बना सकती थी, लेकिन इसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी गांव वालों से। तो फंगी ने कहा कि तुम मुझे खाना बना के दो। फंगी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, और अलगी ने कहा कि मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी। और तब से इन दोनों का रिश्ता हो गया और अनंत काल से ये फंगी और अलगी साथ साथ रहते हैं। और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकेन कहा जाता है, दोनों जब एक साथ आते हैं। तो इस कहानी के लेखक को आप गूगल में खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कहानी मैंने लिखी है। आगे मूव करते हैं तो देख लेंगे आप यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंगी। अलगी जो होता है वो फूड देता है और फंगी प्रोटेक्शन देता है। फंगी आपने देखा होगा, फंगी जो होता है ब्रेड में जो छोटे छोटे मोल्ड्स लग जाते हैं, जो हम कहते हैं ब्रेड ख़राब हो गया, ठीक है, तो वो फंगी ही होता है, उसमें फिलामेंट्स होते हैं। और यही फंगी जो होते हैं ब्रेड को ख़राब कर देते हैं। आपके घर में अचार वगैरह रखे होंगे तो वो भी ख़राब हो जाता है, तो ये फंगी का डेवलपमेंट हो जाता है। स्किन में भी कभी कभी फंगल इन्फेक्शन होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी, देखिए ये क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कुछ नहीं, इसका आंसर 60 kg होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का मास जो है 60 kg है, तो मून पे उसका मास कितना होगा? तो मून पे भी उसका मास 60 kg ही होगा। जुपिटर पे, सैटर्न पे, नेपच्यून पे, यूरेनस पे, किसी भी ग्रह पे वो चला जाए तो उसका मास 60 kg ही होगा, क्योंकि मास जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता है। तो चेंजेबल क्या होता है? आपने एक फार्मूला 10th में पढ़ा होगा, W = mg, ठीक है। तो ये वेट होता है, मास, और ये छोटा वाला g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास तो चेंजेबल नहीं है, ये तो फिक्स रहता है, लेकिन ये g जो होता है इसकी वैल्यू चेंज होती है। इस तरीके से किसी भी चीज़ की वेट की वैल्यू जो होती है हर ग्रह पे अलग अलग होती है। हमारे ग्रह पृथ्वी की बात की जाए तो g का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चांद पे जो है g की वैल्यू जो है धरती का लगभग 1/6 है। यानी अगर अर्थ पे कोई चीज़ 60 न्यूटन का वेट लगा रहे हैं, तो मून पे उसका वेट जो है वो 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। यही चीज़ अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा और किसी ने ध्यान से, तो इसका आंसर 10 kg को टिक कर दिया होगा, जबकि इसका आंसर 60 kg ही होने वाला था, क्योंकि मास जो है चेंजेबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको शिमला में स्थित है। इसके अलावा कुछ और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपसे कॉमनली पूछे जाते हैं, कॉटन का पूछा जाता है। कॉटन का नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगर कॉटन के बाद राइस की बात की जाए तो राइस का जो है वो कटक उड़ीसा में है, कटक में है। अगर पूछा जाए आपसे NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये करनाल हरियाणा में है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप याद करेंगे, 2-3 इंस्टीट्यूट को याद करेंगे तो करके आपको सारे इंस्टीट्यूट अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? सबसे पहले बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं? तो बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है और थाईलैंड है। अब आपको खुद दिख रहा होगा कि इसमें से कौन सा मैंने नाम ले लिया, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो मालदीव्स जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगर बिम्स्टेक की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो 1997 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर वो ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो यहाँ पे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, द बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक। ठीक है, 7 मेंबर कंट्री है, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1997। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद को आप जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन जो है दूसरे राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के बर्थडे पे 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे इन इंडिया। अगर पूछा जाए टीचर्स डे इन वर्ल्ड कब मनाया जाता है तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके ठीक 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है, इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और जाकिर हुसैन के बाद बने थे वीवी गिरी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी से भी आपको बनता है। देखिए, भारत में सबसे फर्स्ट सिटीजन तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कार्यभार संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित नहीं है तो इसका काम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के संभालने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले ऐसे कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे जिन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था? इसका आंसर को देखते हैं तो इसका आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था। यह समय ऐसा था जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट से इन्होंने डिज़ाइन किया था प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने ही 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और इसके 3 वर्षों के बाद 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। उसके अलावा राजा राम मोहन राय ने एक संवाद कौमुदी नाम की पत्रिका भी निकाली थी। संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में ये निकालते थे, और इसी में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आर्टिकल लिखा था, जिसको बाद में विलियम बेंटिक जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया, लेकिन सती प्रथा के अगेंस्ट जो है आर्टिकल लिखने वाले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है राजा नहीं थे, इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, और ये मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है, अगर आप भारत के नक्शा को देखेंगे तो गुजरात का जो तटरेखा है वो सबसे लंबा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने रईस मूवी देखी होगी, उसमें शाहरुख खान का ये डायलॉग भी था, याद रखने में ईजी रहेगा। आगे मूव करते हैं, चित्रकला की पटचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र शैली जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन सा कंपनी इनमें से महारत्न पीएसयू के अंदर आता है? पीएसयू का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसमें कोल इंडिया लिमिटेड आंसर हो जाएगा। देखिए, महारत्न की भारत में अभी 11 कंपनीज हो गई। आप बहुत सारे वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको 10 देखने को मिलेगा। एक PFCL जो अभी अभी ऐड किया गया, तो उसके बारे में मेंशन नहीं मिलता है। तो लिस्ट देखते हैं, तो सबसे पहले जो है भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सेल है, ठीक है। तो ये भेल, गेल, सेल, ये तीनों नाम आपको दिखें तो ये महारत्न में आएंगे। तो 3 नाम तो ऐसे हो गए, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म। इसके अलावा आपको मिलेंगे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो
तीन ये हो गए, ये तीन पेट्रोल वाले हो गए, तीन भेल, गेल, सेल, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये 7वां हो गया हमारा। 8वां जो है NTPC होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। उसके अलावा 9वें नंबर पे बात की जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये होगा। और एक रिसेंटली अभी ऐड किया गया है वो है PFCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको स्टार मार्क करके याद कर लीजिए, क्योंकि अभी भारत का 11वां PSU बना है। लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, भेल, गेल, सेल है, ठीक है। BPCL, HPCL, IOCL, ये तीनों आप पेट्रोल जाते होंगे तो पेट्रोल पंप के नाम पे दिखता होगा। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, ये 10 पहले के PSU हैं और अभी रिसेंटली ऐड हुआ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो वो हेग में स्थित है। इसके साथ ही आपके लिए 2 क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा। सबसे पहले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे। दूसरे बात, इसमें कितने जज होते हैं? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा आपको कि इन जज का टर्म कितना होता है? चलिए टर्म मैं आपको बता देता हूँ। 9 साल के लिए जज बनाए जाते हैं, लेकिन कब इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जज कितने होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में मेंशन करेंगे। आगे है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है, और मंगोलिया आपको पता होगा एशिया में है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है? टकला मकान, तो ये चाइना में स्थित है, तो ये भी एशिया में ही हो जाएगा अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए। अगर आपसे थार डेजर्ट पूछा जाए तो थार डेजर्ट जो ये राजस्थान इंडिया में है और भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट की बात की जाए तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये अफ्रीका में है। डेजर्ट हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं। जैसे थार जो है भारत का हॉट डेजर्ट है, उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख का एरिया है। डेजर्ट को आप सिर्फ ये मत समझेंगे कि रेतीला इलाका को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट टर्म जो होता है वो दोनों ही सेंस में यूज किया जाता है। डेजर्ट का मेन मीनिंग होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसा धरती का वो एरिया जिसमें रेनफॉल या किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेशन जो है बहुत ही कम होता हो। स्नो नहीं होता हो, रेनफॉल नहीं होता हो, हेल नहीं होता हो, किसी प्रकार का जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की मात्रा जब बहुत कम होती है तो उस एरिया को डेजर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिनी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया था और इसमें कश्मीर के शासक की कहानी जो है पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कश्मीर के शासक की कहानी किस बुक में है, तो राज तरंगिनी में। इसके अलावा कालिदास का नाम आप जानते होंगे, बहुत सारे बुक इन्होंने लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, उसके बाद मेघदूतम, ये सब नाटक जो है ये कालिदास ने लिखा है। कालिदास अपने नाटक जो है संस्कृत में लिखते थे। नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संस्कृत के नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास ने लिखा था, इसमें अग्निमित्र जो है ये जो मेन लीड कैरेक्टर है ये किस वंश के शासक को लेकर लिखा गया है? तो ये शुंग वंश के शासक अग्निमित्र के नाम पे ये मालविका अग्निमित्रम लिखा गया। आगे एक कालिदास के बारे में और कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे, क्या गुप्त वंश के शासक थे ये, और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में एक कालिदास भी थे। जयदेव की बात की जाए तो गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। और चंद बरदाई की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। सबसे पहले 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, वो बाबर मुगल वंश के शासक संस्थापक और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी हारा था, बाबर जीता था और 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था।
इसके आगे मूव करते हैं तो 1556 में फिर युद्ध होता है। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें अकबर जीता था और हेमू हारा था। इसके बाद तीसरा युद्ध जो है पानीपत का वो 1761 में हुआ था। ये आपको मराठा और अफ़गानों के बीच हुआ था और इसमें अफ़गान जीते थे और मराठा हारे थे। ठीक है, तो पानीपत में 3 ही युद्ध हुए थे। अगर पूछा जाए चौथा युद्ध कब हुआ था तो चौथा युद्ध नहीं हुआ है पानीपत में अभी तक। पानीपत किस राज्य में स्थित है अगर ये पूछा जाए तो पानीपत हरियाणा में स्थित है। इसके आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन कौन सा देश है, तो चाइना है, यूके है, यूएस है, रशिया है, फ्रांस है। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जापान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, इसमें 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जबकि 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। और जो परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हीं के पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है भारत में 552 है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको सब पूरा समझ आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक आप आ चुके हैं मतलब आपको अपने जीवन में सक्सेस श्योर करना है, उसमें मैं आपके साथ हूँ। इस चैनल पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और अपने आसपास उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करें ये वीडियो जो जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक उन्हें ये समझ में नहीं आया कि जीके को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये बताने में मैं हेल्प करूँगा। अभी जो मैंने वीडियो बनाया है इस वीडियो में मैंने बस 30 क्वेश्चन को कंपाइल किया है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी अगर आप ध्यान से पढ़ें। और अगर वीडियो को आपने 2 बार भी देख लिया तो मैक्सिमम चीज़ें तो वीडियो देखने के साथ ही याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप कॉपी में मेंशन करते हैं तो आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। 30 क्वेश्चन हमने अभी मेंशन किया है, लेकिन धीरे धीरे इस क्वेश्चन को मैं 100 क्वेश्चन पर डे तक ले जाना चाहता हूँ। अगर आपकी पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर चैनल में वो सब्सक्राइब आप कर रहे होंगे तो ये चीज़ें भी संभव हो पाएंगी। इसके साथ आप सभी को अलविदा कहता हूँ। खुश रहें और खूब पढ़ें, सफलता आपके पास चल के आएगी। बाय।